जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए मेहमान के साथ हैं। हमारे साथ है डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब, इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एसडीपीआई राजस्थान से। आज हम इनसे अभी जो भारत में अभी जो माहौल चल रहा है, जो सवाल चल रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उनको लेकर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आदाब, शुक्रिया। और हम आपसे थोड़ा ये लंबा भी खिंच सकता है इंटरव्यू, क्या आप हाँ तैयार हैं? हाँ हाँ, पूछिए, आप पूछिए जी। पूछिए। सबसे पहले तो मैं ये आपसे सवाल करूंगा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के लिए कहा गया था, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, देखिए, ये जो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने का जो हम्म, मामला है, जी। उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं, हम्म, मदन दिलावर जी, हम्म, अ, उनकी जो है वो राजस्थान की शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है। यस। इसमें देखिए, मतलब हास्यास्पद आप बात देखिए, कि पहले एक जो है वो सर्कुलर निकलता है कि 6 हम्म, दिसंबर को प्रदेश की पूरी सरकारी, गैर सरकारी जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया जाएगा, जी। है ना। राजस्थान पत्रिका उस खबर को छाप देता छाप देता है। है ना। तो संडे को जो है ऑफिस खुलवा के और उस सर्कुलर का खंडन करवाया जाता है। पहले ओके। सर्कुलर पे दस्तखत नहीं होते हैं, हम्म, बाद वाले पे माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर वाले की तरफ से खंडन करवाया जाता है। हम्म, तो शिक्षा निदेशक तो कर रहा है, खंडन कर रहा है कि ऐसा कोई जो है वो सर्कुलर हमारे विभाग से नहीं निकला है। ओके। लेकिन मंत्री जब राजस्थान पत्रिका के संवाददाता जब उससे पूछते हैं, तो हम्म, वो बहाने बनाता है कि साहब, चूंकि अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है जी। ना, तो परीक्षाओं के बीच में दूसरा कोई काम हो नहीं सकता है, इसलिए हमने स्थगित किया है। इसका मतलब उनकी मंशा तो थी, है ना। मंशा तो थी। मंशा तो थी। जी। अब सवाल ये है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। जी। उसके बाद बाबरी मस्जिद वाले मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, हम्म, उस फैसले में साफ ये लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद को शहादत करना एक आपराधिक कृत्य था, जी। क्रिमिनल एक्ट था, है जी। ना। और जिन्होंने ऐसा किया, उनके खिलाफ ट्रायल होके और उन दोषियों को सजा दी जानी चाहिए, अच्छा, अब अगर ये शौर्य दिवस मनाते हैं तो इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जा है रहे ना। तो अब सवाल ये है हैं? जी। कि राज्य का शिक्षा मंत्री जो है, जी। जी। जो एक तरीके से पूरे 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का ढाया जाना, जी। उसको शहीद किया जाना, जी। नहीं, इस देश पे एक काला धब्बा है, हम्म, इस देश की डेमोक्रेसी पे, हम्म, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे हम्म, एक काला धब्बा है। जी। तो जो अपराध हुआ, जी। उस अपराध को शौर्य कैसे मनाया जा सकता सी है ना। बिल्कुल सही और वो बात भी है। सरकारी स्कूल में, हम्म, सरकारी पैसे से। हम्म, तो ये सीधी सीधी जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसले में लिखता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना एक आपराधिक कृत्य है, कम्युनल एक्ट है ना। जी। अब सब या तो जो है वो मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री जो है, वो अपनी तमाम नाकामियों को इस शौर्य दिवस के पीछे जी। छिपाना जी। चाहते जी। थे, है ना। राजस्थान में स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जी। बरसात में आपने देखा होगा कि कैसे जो है वो स्कूलों की बिल्डिंगें थी। जी। झालावाड़ में तो एक बिल्डिंग गिर गई और 7 बच्चे मर गए। इनका एक बेतुका बयान भी तो आया था उसमें, शिक्षा मंत्री जी का, मदन दिलावर जी ये का। जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, जी। तब से केवल बेतुके बयानबाजी ही करते हैं। हम्म, इनके अब तक क्या जो 2 साल के आसपास का कार्यकाल हो गया है, इसमें राजस्थान के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उस पे उनका कोई जो है वो ध्यान नहीं है। वो हमेशा कोई ना कोई विवादास्पद बयान देते हैं। हम्म, कभी स्कूलों में वंदे मातरम करवाएंगे, हम्म, फिर ये शौर्य दिवस का सोसा छोड़ा। तो या तो उनकी मंशा ये थी कि वो मुसलमानों को टेस्ट कर रहे थे, है ना। और अगर वो टेस्ट यहाँ राजस्थान में कामयाब हो जाता, तो हो सकता है बाकी प्रदेशों में भी इस टेस्ट को आगे बढ़ाया जाता। जी। या ये हो सकता था कि जो है वो मदन दिलावर जी में भी जैसे आजकल बीजेपी के नेताओं में एक होड़ मची हुई है ना। हम्म,
मुसलमानों के खिलाफ बोल के अपने आप को हीरो बनाने की, है ना। चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हों जी या आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो या और दीगर मंत्री हो, जी उनमें होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। जी। तो या ये भी कारण हो सकता है। नहीं, इस तरह में एक मैसेज ये भी जाता है कि क्या ये राजस्थान को एक सांप्रदायिक लेबोरेटरी बनाने जा रहे हैं? देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे जी जी पिछले 2 साल के कार्यकाल की इस सरकार को अगर आप देखेंगे जी। तो डेवलपमेंट के नाम से इस सरकार के पास ऐसा कोई काम नहीं है जो ये गिनवा सके कि इसने डेवलपमेंट का ये काम किया हो। तो इसके जो मंत्री और कुछ जो विधायक हैं वो लगातार ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं जी जिससे राजस्थान का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़े। उसमें जो सबसे पहले नंबर पर जो है वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। ये जब भी मुंह खोलते हैं तब विवाद पैदा करने वाला बयान देते हैं, जी। है ना। ऐसे यहाँ जयपुर में भी एक विधायक है हवा महल से, एक नहीं बल्कि दो है, सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा भी है इस चीज हाँ, में। वो गोपाल शर्मा का भी यही कहानी है। इन दोनों में होड़ मची पड़ी है हाँ, कि कौन कितना ज्यादा भड़काऊ बयान देगा। दोनों में बिल्कुल होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा भड़काऊ बयान देके और प्रदेश के भाईचारे को बिगाड़े। जी। तो इन बयानों को, सारे लोगों के बयानों को अगर आप समेट के अगर यूं देखें तो ऐसा लगता है कि राजस्थान को में भी वैसे ही सांप्रदायिकता की लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं जैसा लोग गुजरात के लिए कहते हैं, जी। लोग मध्य प्रदेश के लिए कहते हैं। क्योंकि राजस्थान की जनता जो है वो आपसी भाईचारे में रहने वाली जनता है। राजस्थान के लोगों को आप कितना ही उकसा हो, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा तमाम कठिन परिस्थितियों के बाद भी बरकरार रहता है ना। आपने देखा होगा कि गोपाल शर्मा और एक दूसरा विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार भड़काऊ बयानबाजी करते हैं जी। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जनता की, जो जयपुर के जो हिंदू मुस्लिम जनता है उसके भाईचारे को ये प्रभावित नहीं कर पाया है। और जनता अब इनकी चीजों को गंभीरता से लेती भी नहीं है, इनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं। सबके समझ में आ गया है कि ये इनसे विकास हो नहीं रहा है ना। अब ये मतलब आप ये देखिए, कभी कोई थाने में चला जा रहा है कोई, है ना, भाई थाने में जाना विधायक का रजिस्टर चेक कर रहे हैं कोई, भाई थाने में जाके और ड्यूटी रजिस्टर चेक कर रहे हैं। हाँ? कौन उपस्थित है, कौन अनुपस्थित है। ये अपने विधानसभा क्षेत्र के उन बस्तियों में नहीं जाते जहाँ पर ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है। तो जनता विधायक को काहे के लिए चुनती है कि वो उसके क्षेत्र में सड़कें अच्छी बनाए, स्कूल अच्छे बनाए, हॉस्पिटल अच्छे बनाए, साफ सफाई समय पे हो, पानी अच्छा मिले, है ना, उस विधानसभा का विकास हो। इसलिए विधायक को चुनते हैं ना। अस्पताल चाहिए। क्या विधायक को इसलिए चुनते हैं कि वो थाने में जाके पुलिस वालों की हाजिरी चेक करे या हॉस्पिटल में जाके उसकी चेक करे। अगर मान लीजिए, विधायक का तो इतना दबदबा होना चाहिए कि जिस क्षेत्र का वो विधायक है ना, वहां पे थाने के लोग अपनी ढंग से जिम्मेदारी पूरी करें। अगर उसके इलाके में हॉस्पिटल है तो डॉक्टर से अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, या अगर मान लीजिए स्कूल कॉलेज चलते हैं तो वहां का स्टाफ अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इसका मतलब वो लोग भी विधायक को गंभीरता से नहीं ले रहे है ना। तो लग ये रहा है कि प्रयास तो कर रहे हैं कि कैसे भी करके राजस्थान के भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रभावित किया जा सके। लेकिन राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, वो इनके झांसे में नहीं आती। अभी हम अगर भारत की करें जी, और भारत के माहौल की बात करें, भारत में अब पिछले 12 सालों में जो चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, न्यूज टीवी डिबेट पर रात दिन बातें करी जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ये सब कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता है भारत के अंदर। तो क्या ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है? देखिए क्या है कि 2014 में जब पहली बार देश की जनता ने जब मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री के हैसियत से चुना,
हम्म, तो ये बहुत बड़े बड़े वादे करके आए थे, जी, है ना, कि हर आदमी के खाते में 15 लाख आएंगे, हाँ, 2 करोड़ लोगों को हम्म, सालाना नौकरियां मिलेगी। हम्म, तो लोगों ने सोचा कि अब भारत बहुत जल्दी जो है वो विकसित राष्ट्र हो जाएगा, है ना। हम्म, हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। उस वक्त जब डॉलर की कीमत जो है वो रुपए के मुकाबले में, रुपया डॉलर के मुकाबले में कम हो रहा था, जी, तो मोदी जी ने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है उसका रुपया कमजोर होता जी, है ना। आज डॉलर के मुकाबले में रुपया 90 पे क्रॉस कर गया जी, है ना। हम्म, तो क्या मोदी जी फिर अब देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, है ना। बात सही है। तो इन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो हम्म, वादे ही पूरे कर नहीं पाए, कर नहीं पाया। है ना। अब क्या है कि 2014 के चुनाव से पहले हम्म, अ, चूंकि देश में ऐसा अ, ध्रुवीकरण नहीं हुआ था धर्म के आधार पर, हम्म, जिसको अ, बहुसंख्यक ध्रुवीकरण कर लीजिए या हम्म, मेजोरिटेरियन पोलराइजेशन कर लीजिए, तो कोई भी पार्टी तब तक बहुमत में नहीं आती थी जब तक उस पार्टी को मुसलमानों के वोट भी नहीं मिलते थे। मतलब हम्म, मुसलमानों के वोटों के बिना कोई भी पार्टी केंद्र में नहीं आती। सत्ता में आने की स्थिति में नहीं थी अपने बूते पे बहुमत जुटाकर। जी, लेकिन 2014 में ये अपने बूते पे बिना मुसलमानों के, 2-4% मुसलमानों ने वोट दिया होगा, क्योंकि मुसलमान आमतौर पर बीजेपी को वोट देता नहीं। हम्म, तो इनको जीतने का ये शॉर्टकट रास्ता मिला कि भाई बिना मुसलमानों के भी लोकसभा में बहुमत हासिल किया जा सकता है, मतलब देश में सिर्फ नफरत फैला के। नफरत फैला के। जी, तो उसके बाद फिर होड़ मची, इन्होंने एजेंडा बना लिया उसका। एजेंडा बना लिया जी, लगातार। जी, जी, फिर जो है जिस जहां चाहे वो केंद्र की सत्ता हो या जहां बीजेपी की सरकारें हों, वहां मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट करना शुरू किया। हम्म, चाहे वो कभी लव जिहाद का मामला हो गया, हम्म, कभी लैंड जिहाद का मामला हो गया, हम्म, है ना। और हैरानी तो एक चैनल चलाता है एक सुदर्शन टीवी वाला, हम्म, तो कुछ मुसलमान जो है वो जामिया में पढ़ के आईएएस में हो गए, हम्म, तो उसमें भी उस चैनल को जो है वो जिहाद नजर आने लग गया। हम्म, जबकि जामिया में जो कोचिंग चलती है वो ओपन कोचिंग है, हिंदू और मुस्लिम्स की सबकी, क्योंकि हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड कोचिंग है वो। हम्म, और वहां से पास होने वाले लोग जो हैं हम्म, उनकी संख्या हम्म, मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा होती है। जी, पर वो मुसलमान कुछ आईएएस बन गए, उसको वो भी जो है वो जामिया जिहाद इनको लगने लगा। हम्म, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हर तरीके से मुसलमान को टारगेट करना शुरू किया। जी, मुसलमान अगर ट्रेन में जा रहा है, दाढ़ी टोपे वाला है ना, उसको कूट लिया। अगर कोई बच्ची जो है वो हिजाब में स्कूल जा रही है या कॉलेज में जा रही है तो हिजाब को इशू बना दिया। तो मुसलमान को की जिंदगी ऐसी कर दी कि मुसलमान जो है वो उस सड़क पे अकेला चलते हुए डरने लग रहा है। उसको इस कदर जो है वो खौफ में ला दिया है कि वो ट्रेन में सफर करते हुए डर रहा है, दाढ़ी टोपी के साथ, बुरके के साथ जो है वो। अकेली खवातीन तो आज सफर करने के बारे में सोच ही नहीं सकते कि बुरके में लेकिन अकेले, इस बात को मानने को राजी नहीं है सरकार है कि ना। तो देश में ऐसा माहौल है। है ना, तो अब होता क्या है कि जो है बहुत बार जो तानाशाही होती है वो अलग अलग तरीकों से आती है। कुछ देशों में तानाशाही जो है वो आर्मी के जरिए आती है, कि आर्मी के लोग जो है वो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में हमेशा से होता रहा है ना, हम्म, कि वहाँ वहाँ पूरा देश सेना चला रही है। हम्म, क्योंकि भारत में जो है वो सेना के जरिए इस किस्म की डिक्टेटरशिप लाना बिल्कुल नामुमकिन जी, है ना। हाँ, लेकिन आप ताजुब करोगे, हिटलर जो है वो डिक्टेटर बनने से पहले बाकायदा इलेक्टेड होके चांसलर बना। ओके। जर्मनी की जनता ने उसको चुनाव जिता के और चांसलर बनाया। तो डेमोक्रेटिक तरीके से जीता हुआ आदमी जो है हम्म, वो डिक्टेटर बन गया, डिक्टेटर बन है गया। ना। इसका मतलब डेमोक्रेसी से भी इलेक्ट होके आदमी डिक्टेटर हो सकता है। हो सकता है, ये एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल, जर्मनी के हिटलर ये का। जर्मनी के हिटलर का एक एग्जाम्पल। जी, चूंकि लगातार जो है वो देश की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, जी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, है ना। तो देश की जो जनता है उसके जो
आवाज उठाने का जो अधिकार है वो कमजोर होता जा रहा है। अगर कोई सत्ता के खिलाफ बोलता है तो एजेंसी उसके घर लगा दी जाती जी है ना। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, है ना। लेकिन मोदी जी देश हैं, ये तो मुमकिन नहीं है ना। जी जी भाई मोदी जी ही भारत हैं, जी ऐसा तो नहीं हो सकता। हम्म भारत एक स्वतंत्र, हम्म धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, देश संविधान है। से चलने वाला देश है। हम्म तो माहौल ये बनाया गया या बनाया जा रहा है लगातार हम्म कि किसी ने भी मोदी जी पर या मोदी जी की कार्य प्रणाली पर उंगली उठाई। सवाल खड़ा किया हाँ तो उसको देश विरोधी घोषित कर दिया। जबकि मोदी जी की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है, है ना। भाई देश जी अलग है, प्रधानमंत्री जी अलग है। जी अगर प्रधानमंत्री जी के किसी निर्णय से कोई असहमति है जी तो उसका विरोध करना देश के जनता का नागरिक अधिकार है। जी लेकिन माहौल ये बना दिया गया है कि मोदी जी का विरोध करने का मतलब देश का विरोध करना है, जी और जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है। हम्म। तो अब इस प्रवृत्ति को आप तानाशाही कह सकते हैं। अच्छा, तानाशाही की अगर हम या फिर जो चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर, अभी लेटेस्ट में एक हमारी भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, संचार साथी, और उस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि ये लोगों की निजी जानकारी जुटाने के लिए बनाया गया है, और इसको प्री इंस्टॉल कराने की भी बात चल रही थी। नए फोनों में प्री इंस्टॉल आएगा, ऑटोमेटिक आपको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आईफोन कंपनी ने उसको नकार दिया, और जब से आईफोन ने इनकार करा है तभी से गवर्नमेंट भी पीछे हटी है। ऐसा देखिए क्यों? आप इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप, जी कि सरकार जो है एक आदेश लाती है जी कि ये संचार साथी ऐप जो है हम्म, अपने मोबाइल में डालना जो है, इंस्टॉल करना जरूरी है। इंस्टॉल करना हाँ जरूरी है, जी, अनिवार्य है, अनिवार्य। मैंडेटरी है जी ना। एक तरफ तो ये आदेश होता है, हम्म दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री वो जो है वो सिंधिया जी आते हैं, माधवराज ग्वालियर के सिंधिया। महाराज, है जी ना, जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य है सिंधिया। ना। हाँ और सिंधिया जी प्रेस के सामने ये कहते हैं, है ना, मतलब आदेश तो क्या कह रहा है कि आपको अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, है हम्म ना। और महाराज आके कहते हैं कि नहीं ये तो बाकी ऐप की तरह है, आपकी मर्जी पड़े तो इसे रख लीजिए, हम्म। और नहीं मर्जी पड़े तो आप इसे बटन दबा के जैसे आप बाकी ऐप को डिलीट करते हैं वैसे भी अनइंस्टॉल करते हैं। इसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। हाँ, तो मतलब एक मंत्री झूठ बोल रहा है ना, वो भी केंद्रीय मंत्री। है ना। तो ये जो तुगलकी जो फरमान था सरकार का, हम्म। ये सीधा सीधा आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हम्म जो आपको अधिकार देता है निजता का, हम्म। प्राइवेसी का, जी है जी। ना। तो ये उस प्राइवेसी की ऐसी की तैसी करने वाला ऐप था, है ना। हम्म मतलब आपके जब फोन में आप वो ऐप है हम्म। तो वो अच्छा आपके बेडरूम तक चला गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं संचार साथी को लेकर, आपको एक अभी लेटेस्ट किस्सा बताता हूँ। मेरा एक दोस्त पासपोर्ट ऑफिस गया, पासपोर्ट अपना बनवाने के लिए। अब उसको मेन गेट पर रोक लिया गया, ये कहा गया कि आप एंट्री तब करोगे जब आप संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करोगे अपने फोन में। देखिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं हाँ, तो ये गैर कानूनी है। नहीं चौकीदार ने ये बात कही है। नहीं देखिए क्या है कि इसे कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग, जी है ना। कि एक तरफ सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया, हाँ, है ना। जब एप्पल के सीईओ ने कहा हम इसको प्री इंस्टॉल नहीं करेंगे। प्री इंस्टॉल नहीं करेंगे, हाँ, कांग्रेस सहित पूरे देश के विपक्ष ने जो है वो, है ना, विरोध करा। पूरी जनता ने जब विरोध किया, हम्म है ना। तो अब सरकार पिछले दरवाजे से, मान लो कोई सरकारी ऑफिसों में जाएंगे, वो है कि, है ना। हम्म तो उसका तरीका ये है कि वो जो भी कर्मचारी आपसे ये कहे या किसी भी साथी से ये कहे हम्म। या किसी भी भारत के नागरिक से कहे कि हम आपको ऑफिस में एंट्री तब देंगे जब आप इस संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, तो बाकायदा उसका आप वीडियो बनाइए, जी उसके खिलाफ कोर्ट में जाइए, जी। क्योंकि ये आपका जो संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 21 में जो आपकी निजता की सुरक्षा वाला जो मौलिक अधिकार है हम्म। उसको वायलेट कर रहा है, जी जी। उसका उल्लंघन कर रहा है।
और सरकार ने भी अपना फैसला वापस ले लिया है। तो कोई कर्मचारी अगर दबाव डाल रहा है या मजबूर कर रहा है तो वो आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा जी है ना, तो वो आपराधिक कृत्य है। जी वो जो काम कर रहा है वो उसका क्रिमिनल एक्ट है। जी तो उसका वीडियो बना के उसके बाकायदा उसके खिलाफ एफआईआर रोज करवाई जानी चाहिए अगर जी। कोई कर रहा है, जैसा आपके आपके अभी साथी बता रहे चौकीदार हो। ने ये बात करी है, हाँ, तो चौकीदार नहीं, अगर बड़ा अफसर भी, अगर आईएएस अफसर भी अगर आपको कहे इन्वॉल्व तो है। उसका वीडियो बनाइए, उससे कहे लिखे दीजिए आप हम्म, कैसा है हम्म, है ना। तो बिल्कुल। सरकार की कोशिश ये थी कि दरअसल क्या है कि सरकार की मंशा क्या है इसके हाँ, अब पीछे? मैं आपको मंशा बताता हूँ, इसके पीछे मंशा थी क्या। जी देखिए क्या है कि हमारे पड़ोस के दो देशों के युवाओं ने वहां की सत्ता पलट दी, जिसको जैन जी है ना, जैन जी, जैन जी जो 1990 से पैदा हुए। है ना, जो जैन जी है ना, हाँ सो कॉल जैन जी, हाँ उन्होंने नेपाल की सत्ता पलट दी और बांग्लादेश की सत्ता पलट दी। जी। तो कहीं हमारे देश में ऐसा कोई जैन जी जैसा ग्रुप पैदा नहीं हो जाए हम्म जो सत्ता को चुनौती दे दे, है ना। वहां भी सारा खेल इस व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए हुआ, मोबाइल के जरिए ही हुआ, तो बांग्लादेश में भी और नेपाल में भी। तो सरकार जो है उस ऐप के जरिए हर आदमी की एक्टिविटी जानना चाहती थी। ओके, और इसका मतलब तो ये होगा जो सरकार के खिलाफ अगर बातचीत भी करेगा उसको उठा के जेल में डाल देंगे। एग्जैक्टली, उस ऐप में जो है आप कहाँ जा रहे हैं, जी जी। उसकी जानकारी सरकार के पास, हाँ आपने कौन सा फोटो खींचा हाँ। वो सरकार के पास, आपके और मेरे बीच में अगर कोई बात हो रही, हुई वो सरकार के पास, जी यहाँ तक कि वो आपके बेडरूम में घुस गया, जी 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 है ना, आपकी प्राइवेसी में उसने इतना इंटरफेयर किया जी जी। कि वो आपके बेडरूम में घुस गया। तो असल जो मंशा ये थी वो ये थी कि कई देश में कोई जैन जी जैसी कोई एक्टिविटी तो हो नहीं रही है ना? मतलब युवा जागरूक ना हो जाए। हाँ, मतलब ऐसा कोई हो तो नहीं रहा है। हाँ, हालांकि हमारे देश के जो युवा है वो एक्टिविटी नहीं हो रही है सरकार के खिलाफ। इतना समझदार है कि वो कभी भी हमारे देश का युवा जो है वो कभी भी जो है वो हिंसक विचार नहीं रखता है, ना जो है वो नेपाल और बांग्लादेश जैसी हिंसक वारदात की मानसिकता हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवानों में है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो युवा भी लोकतांत्रिक सोच ही रखता है, जी जी, है ना। लेकिन सरकार का जो डर था, जो जिसको हिडन एजेंडा कहते हैं इस ऐप के लाने के पीछे, जी जी जी, वो मुझे लगता है ये हो सकता है। अच्छा, मौलाना महमूद मदनी साहब ने अभी जो बयान दिया था जिसके पीछे एक बहस छिड़ गई है जिहाद का नाम लेकर, उस पर आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाफ न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं इस पे। देखिए, मौलाना ने जो बात कही, पहली चीज तो जो है वो जमीयतुल उलमा हिंद जो है जी, वो भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। जी, मैंने एक बार आपको पहले बताया था कि जमीयतुल उलमा हिंद ने इस देश की आज़ादी में बड़ी कुर्बानियां दी है, जेलों में भी गए हैं और फांसी पे भी चढ़े हैं जी, और अंग्रेजों की गोलियां भी खाई जी, इसलिए उनकी राष्ट्रभक्ति पे तो कोई सवाल खड़ा कर ही नहीं सकता, बिल्कुल, है ना। अब क्या हो रहा है कि कुछ मुसलमानों में जो भटके हुए नौजवान हैं, चूंकि इस्लाम कभी भी हिंसा की बात नहीं करता, जी, है ना। इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया तो गोया इंसानियत का कत्ल किया, जी, है ना। ये इस्लाम का बुनियादी फलसफा है। अब कुछ भटके हुए जो नौजवान जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है और वो अपनी इस आतंकवादी घटनाओं को कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं, है ना, जो कि इस्लाम की बुनियाद के खिलाफ है। वो जिहाद नहीं, वो फसाद है ना। अब इस टीवी चैनल वालों ने पिछले 11-12 साल में क्या किया, जिहाद जो है वो एक इस्लाम से जुड़ा हुआ बहुत पवित्र टर्म है। उसको कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, ये कभी वो जिहाद, है ना। मतलब इनको हर मुसलमान जिहादी नजर आने लगा, जिहादी का मतलब अपराधी नजर आने लगा। जिहाद को लेकर ये भी कहा जाता है कि सिर्फ अपने हक की आवाज या जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाई जाती है उसको जिहाद कहा जाता है। तो बेसिकली यही है ना। हाँ। मतलब इन्होंने इसको अलग कुछ और तरीके से जोड़ दिया, जिहाद को आपराधिक एक्टिविटीज जोड़ दिया जी, जबकि जिहाद का मसला माना मतलब ये नहीं था। तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने कुरान की रोशनी में जो जिहाद का असली माना था वो समझाया और उन्होंने कहा क्या
कि जब जब जहां जहां जब जब जुल्म होगा हम्म, वहां वहां जिहाद होगा। तो जिहाद का मतलब क्या निकला? हम्म। जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो एक तरीके से ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि पिछले 12 सालों से हम मुसलमानों पर जो जुल्म कर रहे हैं कहीं उसके खिलाफ ही जागरूक ना हो जाए। नहीं, ये डर है दरअसल क्या इनका? दरअसल ये इनमें जो ये महमूद मदनी साहब के बयान को लेके जो बवाल है, जी जी। उसके पीछे वजह यह है कि कई जो है वो लोग जो हमने पिछले 12 साल में जिहाद के नाम पे मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपोगंडा नफरत चला। का एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया है। हम्म। जब अगर भारत का आम आदमी, आम हम्म। नागरिक जिहाद का असली मतलब समझने लग जाएगा हम्म। कि जिहाद का मतलब जो है किसी के खिलाफ लड़ना नहीं है, हम्म। किसी धर्म के खिलाफ लड़ना नहीं है, हम्म। जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ लड़ना है, तो उस प्रोपेगेंडा की तो हवा निकल जाएगी। तो हम्म। इन्होंने सोचा आम आदमी इस चीज को समझे, हम्म। उससे पहले ही जो है मौलाना महमूद मदनी पे इतने हमले बोल डालो, है ना, इतने हमले बोल डालो कि मौलाना महमूद मदनी डिफेंस में आ जाए। तो हालांकि उन्होंने कोशिश की, लेकिन मौलाना महमूद मदनी जो है वो अपने स्टैंड पे भी कायम है। है ना, उन्होंने कहा भाई ये इस्लाम की बहुत अहम और पवित्र चीज है। अच्छा, एसआईआर की अगर हम बात करें जो अभी चर्चाओं में है, एसआईआर को लेकर सरकार, भारत की सरकार जो है वो संसद में चर्चा नहीं करना चाहती, उससे भाग रही है, ऐसा क्यों? देखिए क्या है कि वो भाग क्यों रही है कि अभी हालांकि उसने 9 तारीख के लिए राजी हुई है, लेकिन हैरानी की बात है जब विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठक हुई तो एसआर की चर्चा के बाद की बात हुई। हम्म। सत्ताधारी हम्म। पार्टी की तरफ से जो वहां मौजूद थे, वो केंद्रीय संसदीय मंत्री जो किरण रिजिजू थे, हम्म। उन्होंने बाहर आके क्या ये नहीं कहा कि जो है वो संसद में 9 तारीख को एसआईआर पर चर्चा होगी, है ना। हम्म। उन्होंने बाहर आके कहा चुनाव सुधार प्रक्रिया पर चर्चा होगी, हम्म। है ना। हम्म। मतलब वहां अंदर तो विपक्ष के साथ बात इस मुद्दे पे हुई कि एसआई विपक्ष मांग कर रहा था कि एसआईआर पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जी। है ना। वो सरकार कहती है 9 तारीख को चर्चा करा लेते हैं, है हम्म। ना। लेकिन बाहर आके संसदीय कार्य मंत्री क्या कहते हैं, चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है ना। अब जब संसद में चर्चा होगी और कोई भी इस मुद्दे पे बोलने लगेगा तो जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय हैं वो क्या कहेंगे, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दा चुनाव सुधार प्रक्रिया पे बहस का है, एसआईआर पे नहीं है। क्योंकि एसआईआर पे सरकार इसलिए बैकफुट पे है कि जो एसआईआर की बिहार का जो आदेश हुआ था उनमें 3 चुनाव आयुक्तों में से एक चुनाव आयुक्त जो सिद्धू साहब थे, उन्होंने डिसेंट नोट लिखा था कि इस प्रक्रिया से जो है गरीबों को और वंचितों के वोट कटने का खतरा है, इसलिए इस प्रक्रिया में सुधार किए जाने की जरूरत है। जी। तो जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो वो आदेश जारी किया तो उनके डिसेंट नोट को हटा दिया, ओके। है ना। हालांकि वो हाँ इंडियन एक्सप्रेस में छप गया हाँ हाँ। कि चुनाव आयुक्त सिद्धू साहब ने जो है वो डिसेंट नोट दिया था। अब आज ही जो है वो राजस्थान की अगर आप बात करें तो आज ही जो है वो राजस्थान के जो पीसीसी के चीफ हैं गोविंद डोटासरा, जी। उन्होंने चुनाव आयोग के डेटा के हिसाब से ये कहा है, आज की बात आज की बात। आज की बात कि 29 लाख लोगों के फार्म जो है वो ऐसे अभी हैं जो उपलब्ध नहीं हुए हैं, रिक्वायर्ड है, रिसीव्ड नहीं, अनरिसीव्ड है ना। तो इसका मतलब 29 लाख लोगों का क्या होगा, चुनाव आयोग को कोट करते हुए उन्होंने कहा है ना। अब इसमें खेल क्या हो सकता है, एक बीएलओ कहीं गया, है ना, और उन्होंने कहा ये तो यहां से शिफ्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, उसने शिफ्टिंग के नाम छोड़ा दिया, घर बेच गया। हाँ, उस वो शिफ्टिंग में आया है ना, है ना, मतलब घर बेच के चला गया, वो शिफ्टिंग वाले कॉटम में आया, है ना। तो एक तो शिफ्टिंग के नाम पे आपने उड़ा दिए, है ना। दूसरा बीएलओ कहेगा मैं 5 बार गया और मतदाता वहां मिला नहीं, एब्सेंट है, तो आप एब्सेंट के नाम से उड़ा दोगे और शिफ्टिंग के नाम से उड़ा दोगे, है ना। जो पीसीसी चीफ ने जो
अपनी जो बात रखी या जो संदेह व्यक्त किया वो यही कहा कि एब्सेंट और शिफ्टिंग के नाम से ये जो 29 लाख की आई है जिनके फॉर्म अभी रिसीव नहीं हुए हैं, है ना, इनका खेला हो सकता है। जी है ना। और बिहार में जो आरोप लगे उसका आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है कि चुन चुन के मुस्लिमों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के वोट काटे, है ना। इसलिए संसद में जब मान लीजिए चर्चा होगी तो विपक्षी दल डॉक्यूमेंट मांगेगा ना। चुनाव आयोग कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा नहीं रहा है। भाई किसी का नाम काटा तो किस कारण से काटा, कारण देना पड़ेगा ना। वो शिफ्ट हुआ, एब्सेंट हुआ, कारण देना पड़ेगा ना, है ना। चुनाव आयोग तो लिस्ट देने को तैयार नहीं है। मतलब चुनाव आयोग से जब वोटिंग जब होती है तो वहां वीडियोग्राफी होती है। विपक्ष ने जो है जब चुनाव आयोग से कहा कि भाई हमको पोलिंग बूथ की जो है वो वीडियोग्राफी उपलब्ध करवाई जाए, तो चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि साहब वो अगर महिलाओं की वीडियोग्राफी क्या माताओं बहनों की वीडियो जारी करना सही है क्या? हाँ, तो वो वहां जो है वो निजता का उल्लंघन बता दिया हो जाएगा, निजता का उल्लंघन हो जाएगा। तो एक तरफ तो निजता का उल्लंघन के नाम पर आप पोलिंग बूथ की वीडियो रिकॉर्डिंग देने को तैयार नहीं हो, दूसरी तरफ मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करवा के और आदमी के बेडरूम तक की निष्ठा हासिल करना चाहते हो। ये है कंट्रोडक्शन, ये है असल कहानी। इसलिए जो है वो वहां चर्चा करवाने जब से चुनाव आयोग की विवादों में आया है और सब कह रहे हैं कि ये संवैधानिक जो संस्थाएं हैं भारत की वो कमजोर हो रही हैं, तो क्या अब आने वाले दौर में ये संस्थाएं दोबारा फिर मजबूत हो सकती हैं या हो पाएंगी? देखिए क्या है, कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन जब अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देता है, जनता के बीच में उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, तो उसको दोबारा पुनर्स्थापित करने में बड़ा वक्त लगता है। जी। इसी चुनाव आयोग में एक जमाने में टीएन शेषन चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, जी, है ना। पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके नाम से थर-थर कांपती थी, है ना। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो चुनाव आयोग के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर सके, है ना। न कोई डीएम की हिम्मत होती थी न किसी और की, है ना। तो वही एक चुनाव आयोग तो वही है ना। लेकिन एक चुनाव आयुक्त जब ईमानदार चुनाव आयुक्त अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करता है, तो टीएन शेषन को आज भी जनता याद करती है, जी, है ना। और वही देश है, वही नागरिक हैं जी, आज के चुनाव आयुक्त पे भरोसा करने को क्यों तैयार नहीं है, है ना। जनता जो है क्यों चुनाव आयोग को, जो वही संवैधानिक संस्था तब थी, जी, जी, वही संवैधानिक संस्थाएं तब अब है। तो दरअसल क्या है कि बाबा साहब ने जो है एक बहुत फेमस कोड है बाबा साहब अम्बेडकर का कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो वो अच्छे से अच्छा संविधान भी न जनता का भला कर सकता है न देश का भला कर सकता है ना। और संविधान कितना ही बुरा हो, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं, जनता के प्रति उनका कमिटमेंट है, अपने देश के प्रति कमिटमेंट है, तो बुरे संविधान से भी देश का विकास किया जा सकता है। यही चीज इंस्टीट्यूशन की है। अगर इंस्टीट्यूशन में अच्छे ईमानदार लोग जिनकी निष्ठा कानून के प्रति होगी, क्योंकि वो तो संविधान की शपथ लेके बैठता है ना, जो भी इंस्टीट्यूशन का जिम्मेदार होता है वो संविधान की शपथ लेता है कि मैं देश के कानून की हिफाजत करूंगा, संविधान की हिफाजत करूंगा, लोकतंत्र की हिफाजत करूंगा। तो अगर कमिटेड आदमी जब आएंगे इंस्टीट्यूशंस में, तो संभावना है कि वापस जनता का भरोसा बहाल हो जाए। जी। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि अगर एक बार किसी भी इंस्टीट्यूशन पे जनता का विश्वास और भरोसा उठ जाता है, तो उसको दोबारा बहाल करने में जो है वो काफी वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है ना। आज देश की जो जनता है
बहुत बहुत बड़ी आबादी, हम्म, उसको वो संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उसका भरोसा हिला हुआ है, बहुत उसका विश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्लो उसका डाउन है। विश्वास कमजोर हुआ जी जी। है ना। इसलिए जब भी कोई ऐसे लोग आएंगे जिनका हम्म भारत के संविधान के प्रति समर्पण होगा, हम्म भारत के लोकतंत्र के प्रति समर्पण होगा, पूरी निष्ठा होगी, हम्म पूरा कमिटमेंट होगा, हम्म तो बहाल तो होगा, लेकिन वक्त लगेगा। एक बार भरोसा जब टूट जाता है हम्म, बहाल, और वो एक कहते हैं ना कि रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर तोड़े से फिर ना ना टूट। मिले, मिले गांठ पड़ जाए। जी जी तो जी। एक बार जब जनता का भरोसा किसी भी संवैधानिक संस्था पे से कमजोर हो जाता है तो उसको बहाल होने में समय लगता है। तो जी मुझे लगता है कि भरोसा तो बहाल होगा, लेकिन समय लगेगा। जी। अब आपसे इसी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसी मुद्दे से रिलेटेड एक बात करते हैं। पिछले 12 सालों से देश के अंदर नाम बदलने की होड़ चली है, जी और नाम बदलने को ही वो विकास समझा जाता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों में प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम रखा गया सेवा तीर्थ। देखिए क्या, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है? देखो क्या है, जी। अ, कि पहले तो जो है ये जो नाम बदलने की जो कहानियां है, हम्म उसके पीछे ये है कि वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई भी चीज उनको बर्दाश्त नहीं नहीं है। है ना। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों से जुड़े हुए शहरों के नाम नाम बदले, बदल दिए। है ना। फिर वो जो है बीच में पूरे मुगल काल को वो जो है वो सिख, दोहराते रहे। मुगल काल को जो भी हमारी जो किताबें हैं शिक्षा की, हम्म। है ना, स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है उसे निकाल, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रही है ना, उससे निकालने का उन्होंने प्रयास किया जी। कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को निकाला जाए। निकाला जाए। जी। फिर क्या है कि चूंकि जिस विचारधारा के लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हैं, हम्म वो विचारधारा के लोग इस देश को हम्म हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हम्म, हैं, है ना। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देश के संविधान को बदला नहीं जा सकता, जी। है ना। हम्म देश के संविधान की जो प्रिम्बल है, जो हम्म प्रस्तावना है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। हम्म और सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत पुराना फैसला जो है, हम्म कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, उसमें यह है कि प्रिम्बल जो है हम्म वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की हम्म आत्मा है, रूह है ना। हम्म, और उसको बदला नहीं जा सकता है। जी। तो ये उसको बदल नहीं पा रहे हैं, हम्म लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम्म है ना, वो इच्छा भी मन में है हम्म ना। हम्म तो वो प्रतीकों के जरिए खेल कर रहे हैं, है ना। हम्म जैसे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री जो आवास है वो दिल्ली में 7 रेस कोर्स रोड पे है, हम्म तो बनते ही उसका नाम बदल के उसको लोक कल्याण मार्ग किया गया, हम्म है ना। फिर शहरों के नाम बदले, है ना, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, है ना, हम्म और अहमदाबाद को कर्नावती सिटी कर दिया, है हम्म ना। अभी राजस्थान में एक नगर, एक जगह है भरतपुर में, उसको ब्रजनगर कर दिया, है ना। तो ये नाम बदलने का। हम्म अब क्या है कि जैसे तीर्थ जो है वो तो श्रद्धा का केंद्र होता है हम्म, भाई। तीर्थ पे तो आस्था होती है, जी जी तीर्थ पे तो आप सवाल उठा ही नहीं सकते, जी। तीर्थ पे तो आपको दर्शन करने हैं, हम्म आस्था से जुड़ गया ना तीर्थ हम्म तो। हम्म अब जो है प्रधानमंत्री जी पहले भी एक बार ये कह चुके हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, हम्म है ना। हम्म एक टीवी की एंकर हैं रूबिका जी लियाकत, है ना, हम्म उनके साथ बनारस में प्रधानमंत्री जी जो है वो नाव पे भ्रमण कर रहे हैं, है ना। हम्म और भ्रमण करते हुए कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, है ना। हम्म फिर प्रधानमंत्री जी के जो चाहने वाले हैं वो भी उनको प्रधानमंत्री जी को जो है वो भगवान ब्रह्मा का अवतार बताते हैं, है ना, कि ये तो अवतरित पुरुष है, मतलब नॉन बायोलॉजिकल अवतरित पुरुष है। फिर अभी प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों जो है वो अयोध्या में राम मंदिर का में ध्वज का आरोहण कर रहे थे,
तो उन्होंने वहां कहा कि राजा दशरथ उनके सपनों में आता है। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि राजा दशरथ उनके सपनों में आता है ना। हाँ। और सपनों में आके कहता है कि तुमने मेरा वो, तुम मेरे पुत्र हो, वो हाँ। तुमने मेरा वो काम पूरा किया जो मेरे पुत्र नहीं कर सके, है ना। हम्म। अब सवाल ये है कि राजा दशरथ के तो बहुत सारी रानियां थी, है ना। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी कौन सी रानी के पुत्र हम्म। है ना। हम्म। तो अब वो तीर्थ हो गया, तीर्थ से आप सवाल कर नहीं सकते, है ना। तो यानी प्रधानमंत्री जी का जो सचिवालय है, मतलब पीएमओ जो था, वो अब सवालों से परे हो गया है ना। तो अब जो है वो एक तरीके से जो है ये सिंबॉलिक हिंदू राष्ट्र का मैसेजिंग है अपने भक्तों को, है ना। हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना पा रहे, लेकिन एक सिंबॉलिक मैसेज है कि देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो सेवा तीर्थ होगा, है ना। अब आप तीर्थ में आइए, दर्शन कीजिए, आस्था से आइए, सवाल मत पूछिए, क्योंकि तीर्थ से सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। जबकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सवालों से बचने के लिए एक रास्ता तो ये है, इसलिए वो सेवा तीर्थ हो गया। दूसरा मैसेजिंग ये है ना, अगली बार राष्ट्रपति भवन का कुछ न कुछ और नाम होगा, चेंज होगा, है ना। हाँ। भाई अभी सेवा तीर्थ हुआ है हाँ। ना। भाई फिर कोई और नाम होगा, मतलब वैसे ही, है ना। तो ये दरअसल मैसेजिंग है ना। ये उस जनता के लिए जिसकी जो मानसिक बोध है, वो जिसको आप अंधभक्ति टाइप कर सकते हैं, है ना। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रख देने से देश की जो युवाओं की बेरोजगारी है वो खत्म हो रही है? रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले पे 90 पे आ गया, $1 90 में मिल रहा है। क्या वो 60 पे आ जाएगा? क्या सिलेंडर वापस 400 रुपए में मिलने लग जाएगा? क्या पेट्रोल 60 65 पे आ जाएगा, है ना। क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? क्या भारत की जितनी भी जो समस्याएं, जैसे किसानों को उपज का जो है वो सही मूल्य नहीं मिल पा रहा, वो मिल जाएगा, है ना। अगर सेवा तीर्थ रखने से ये काम हो जाता है तो नहीं हो रहा ना। तो आप जो है भारत के युवाओं की जो समस्या है, रोजगार की समस्या है, गांव में लोगों को चिकित्सा की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बढ़ती हुई महंगाई की समस्या है। 140 करोड़ लोगों में से 80-90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी परचेजिंग पावर 0 है ना, जो 2000 की चीज नहीं खरीद सकते, उनके पास साल में 2000 रुपए की सेविंग नहीं है। तो समस्याओं का समाधान आपके पास नहीं है ना। तो आप उन सवालों से बचने के लिए अब आप क्या हो गए, आप तीर्थ नॉन बायोलॉजिकल होके सेवा तीर्थ में बैठ गए कि आप अब सवाल मत करो, आप केवल दर्शन करो। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल ये था, हमारी अपनी इतनी चर्चाएं हुई और पिछले कई सालों से मुसलमानों को अगर देखा जाए तो हर पार्टियां धीरे धीरे मुसलमानों को किनारे कर रही हैं सियासती तौर पर। बीजेपी तो लगभग एक भी टिकट नहीं देती किसी भी चुनाव में। कांग्रेस भी धीरे धीरे कम कर रही है, और भी सेकुलर पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो, सभी धीरे धीरे कम कर रही हैं। तो क्या मुसलमानों को सियासती तौर पे हाशिए पे धकेला जा रहा है? बिल्कुल धकेला जा रहा है, नहीं धकेल दिया गया है। धकेल दिया गया है। हाँ, इस वक्त जो है वो देश के मुसलमानों के बात करना, जी। देश के मुसलमानों की जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे उनके तालीम का मामला है, एजुकेशन का मामला है, उसके मजहबी मामलात हैं, उसके इदारों का मामला है, या उसकी हिफाजत का मामला है, मुसलमानों के तमाम इश्यूज से मुताल्लिक बात करना एक गुनाह हो गया है। गुनाह हो गया। पिछले 11 साल में पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये तथाकथित मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई, इतना जहर फैलाया कि मुसलमान होना इस मुल्क में गाली बन गया, है ना। और मुसलमान को सियासी तौर से पूरी तरीके से हाशिए पे धकेल दिया है। तो बीजेपी तो जो है मुसलमानों की बात करती ही नहीं है, और मुसलमानों की उसको जरूरत भी नहीं है। अब माहौल ऐसा बना दिया पूरे मुल्क में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के मुद्दों पर बात करने से डरने लग गई है। कांग्रेस को डर क्या है
कि अगर मान लीजिए हमने मुसलमानों की बात की तो हम पे मुस्लिम पार्टी होने का टैग लग जाएगा, है ना, और कहीं हमको हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। तो अब वहां वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। यही कहानी साहब जो है वो टीएमसी की समझ लीजिए आप, ऐसी कहानी समाजवादी पार्टी की समझ लीजिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है जिन जो मुसलमानों के भरोसे पे सियासत कर रही है, उसे मुसलमानों के वोट जरूर चाहिए, लेकिन वो मुसलमानों के इश्यूज पे बात करने से घबराती है, डरने लग गई है ना, कि कहीं हम पे मुस्लिम पार्टी होने का टैग नहीं लग जाए, मुस्लिम हमदर्द होने का टैग नहीं लग जाए, हिंदू कहीं हमसे नाराज नहीं हो जाए। तो मुसलमान आज की तारीख में पूरी तरीके से हाशिए पे है, सियासती तौर पर, सियासी तौर पर पूरी तरीके से हाशिए पे है। और इसको उभरने के लिए क्या अब कर इसको सकता है? इस वक्त जो है मुसलमानों को जो रास्ते बचे हैं, वैसे तो मुसलमानों के लिए तमाम रास्ते तंग कर दिए हैं। देखिए, जब तक आपकी सियासत में भागीदारी नहीं होती है तब तक आपके मसले हल होते नहीं, जी क्योंकि सियासती वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मसाइल का हल होता है जी जी। है ना। जहाँ पॉलिसी बनती है, पॉलिसी मेकिंग में अगर आपका पार्टिसिपेशन नहीं है तो फिर आपके लिए कौन पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि वहां तो आपका बोलने वाला ही नहीं। चलिए जी, ठीक है डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत और शुक्रिया, इतनी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, भारत के वरिष्ठ पत्रकार और एसडीपीआई राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।